सभी जगह भ्रम फैला हुआ है कि रिजर्वेशन केवल 10 साल के लिए है। ये एक भ्रम मिथ फैलाया गया था कि रिजर्वेशन केवल 10 साल है और 10 साल के बाद ये एक्सटेंड हो जाती है पार्लियामेंट से। ये हम भी समझने लगते हैं और बहुत सारे हमारे साथी जो दूसरे हैं वो तो कहते हैं कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन देते हैं, बढ़ा देते हैं। आपने कभी भी कोई आंदोलन देखा हो इस 10 साल के रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए? आपने कभी करा? क्योंकि जितने भी आंदोलन हमने रिजर्वेशन के लिए करे वो या तो हमने आर्टिकल 15 या आर्टिकल 16 या तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के एडमिशन के लिए करे हैं या एम्प्लॉयमेंट के लिए करे हैं। तो जो तीसरी टाइप की जो रिजर्वेशन है, एक एजुकेशनल, एक एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जो 10 साल के लिए है, जो आर्टिकल 334 के अंदर बताई गई है, तो वो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए। और हमारी खुद की भी ये इच्छा है कि ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ये बंद होनी चाहिए। अगर ये बंद होगी तो समाज का जो नेता है वो रीढ़ की हड्डी के नेता पैदा होंगे, वो किसी के गुलाम पैदा नहीं होंगे। वो आज ही हम कह देते कि पार्लियामेंट में हमारे इतने एमपी हैं, बट वे बिना रीढ़ की हड्डी के हैं, क्योंकि वो आर्टिकल 334 के तहत बाउंड है चुन के जाने के लिए। समाज को अपना नेता पैदा करना चाहिए, ये समाज की ड्यूटी है। जिस दिन समाज अपना नेता पैदा करने लग गया, उसकी गर्दन पकड़ के उससे सारे काम करवाए जा सकते हैं। अगर हम सभी लोग इलेक्शन के अंदर, चुनाव के अंदर नेता से एक्सपेक्ट करने लगे, भैया तू हमें कुछ पैसे दे दे, साड़ी दे दे, गिफ्ट दे दे, बाकी सभी दे रहे हैं, तो वो तो गिफ्ट उसी टाइम की है, उसके बाद को कोई व्यवस्था आपको नहीं मिलने वाली। उस व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, समाज को नेता देना पड़ेगा। जिस दिन समाज नेता देने लग गया और ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो खत्म हो जाएगी, तब भी हम ये सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं प्राप्त कर लेंगे। बाबा साहब ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा कि आपसे सारे हक अधिकार छीन लिए जाएंगे, इवन ये भारत का संविधान भी छीन लिया जाएगा। उस समय अगर आप सभी इकट्ठे रहे तो ये सारे हक अधिकार आपको वापस मिल जाएंगे। हमारा जो यूनिटी का जो कंसेप्ट है, जो बाबा साहब ने कि हम एक, उसके अंदर मूल निवासी कंसेप्ट के अंदर भी अगर हम इकट्ठे हो गए तो अगर वे हमसे सारे हक और अधिकार छीन भी लिए, तब भी हम सारे वो हक अधिकार प्राप्त कर लेंगे। अब उन्होंने भारत के संविधान को बदलने की इस व्यवस्था ने बहुत कोशिश करी कि इस भारत के संविधान को बदल दिया जाए। अब बदलने के अंदर जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई कि भारत के संविधान को नहीं बदल पा रहे, वो एक डिसीजन आया केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती 13 जजों का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसके अंदर ये कहा था कि यू कैन अल्टर द कॉन्स्टिट्यूशन बट यू कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी जो मूलभूत सिद्धांत है आप उसको नहीं बदल सकते, आप पूरे संविधान को बदल सकते हो। इवन संविधान में के संशोधन की प्रक्रिया को भी बदल सकते हो, संविधान में होने वाली संशोधन की प्रक्रिया को भी बदल सकते हो, लेकिन जो उसका मूल स्ट्रक्चर है आप उसको नहीं बदल सकते। और मूल स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रिम्बल है ये मूल स्ट्रक्चर का पार्ट है और फंडामेंटल राइट ये मूल स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब जब उनकी ये समझ में आ गया कि भारत के संविधान को बदलने के लिए कम से कम 15 जज चाहिए, 15 जजों के पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मैटर जाएगा, जब ये केशवानंद भारती का डिसीजन को पलटेंगे तो भारत का संविधान बदला जाएगा, इससे पहले तो बदला नहीं जा सकता। तो इन्होंने शॉर्टकट फार्मूले अपनाए कि भारत के संविधान में हम 2 चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं। एक है एजुकेशन, मैंने बताया था आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। तो इन्होंने इन दोनों पे अटैक करना शुरू करा और धीरे धीरे एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। प्राइवेटाइजेशन शुरू करके जो फीस इतनी हाई कर दी कि हमारा हमारा कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जा नहीं सकता। मेरे बेटे ने जब 12th करी
तो 12th करने के बाद उसको मैंने सोचा कि इसको LLB करा ले, तो मुझे नहीं पता था उससे पहले। तो उसका NLU क्लैट पास हुआ, NLU गोवा के अंदर एडमिशन हो गया, और उसकी 1 साल की फीस मैं देख कर दंग रह गया, 9 लाख रुपए थी। 5 साल का कोर्स 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपए में वो LLB करता। तो मैं, उन्होंने फीस जो स्ट्रक्चर है उन्होंने इतना हाई कर दिया कि हमारा बंदा जा ही नहीं सकता। और अब आ जाओ एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट के अंदर उन्होंने उसको क्या, उन्होंने धीरे धीरे जो परमानेंट नौकरियों को हटाकर इन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी पे लग दिया। पहले गांव में आते थे यार, वो फलाने का बंदा ना क्लर्क लग गया, वो ये लग गया, वो लग गया, गांव में आते थे, हर गांव से लग जाते थे। अब धीरे धीरे अब तो ये पता चलता है कि क्लर्क क्या तो कॉन्ट्रैक्चुअल पे लग रही है, क्योंकि एक अगर 4th क्लास जो अफसर भी लगता है, तो अगर वो सरकारी नौकरी पे होगा तो उसको 45-50 हजार रुपये मिल जाएंगे, जो यहां से स्टार्ट होता है। और एक कॉन्ट्रैक्चुअल को कितने मिलते हैं? 9,000 रुपये, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। जो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट है वो तकरीबन शायद 12,000 समथिंग का है इंडिया के अंदर, इतना मिल रहा है। अगर यही मिनिमम वेजेस एक्ट में पाकिस्तान का देखूं तो वहां पे 40,000 का है। वहां पे मजदूर की जो मिनिमम सैलरी है वो 40,000 है, और हमारे यहाँ पे अभी भी 12,000 है। तो उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से जो अटैक शुरू करा आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 पे करा, तो इन 15 और 16 के अंदर क्योंकि इनको यहीं पे लड़ा दो और यही आपस में लड़ते रहेंगे। दूसरा, इनको जाति व्यवस्था के अंदर लड़ा दो। जाति व्यवस्था में सभी को एक एक हीरो दे दो, हर जाति का एक हीरो तो होना चाहिए। तो हर जाति का एक हीरो बना दिया, और हीरो बना के उसकी किताब भी पब्लिश कर दीजिए, हम किताब पब्लिश कर देते हैं। तभी तो ये ग्रेट चमार आया हुआ, ग्रेट जाटव आया, और एक हिस्ट्री भी जोड़ दी उसके साथ, हिस्ट्री भी जोड़ी है। अब इवन जो वाल्मीकि वर्ड है, वाल्मीकि वर्ड स्टार्टिंग में वाल्मीकि वर्ड नहीं था, ये भी कांग्रेस के टाइम के दिन है। ये वाल्मीकि वर्ड जो आया है कांग्रेस के टाइम से पहले तो चूड़ा था, इवन कास्ट के अंदर भी चूड़ा आता था, बाद में ये एक अलग वो हुआ। तो इन्होंने हमें डिवाइड करने के लिए, क्योंकि इक्वलिटी के आर्टिकल 14 मैंने बताया, इक्वलिटी के प्रिंसिपल को ध्वस्त करने के लिए ही इन्होंने एक व्यवस्था दी, और आपस में लड़ाने के लिए हमें, जैसे हरियाणा में तो ए वर्ग बना दिया, SC A वर्ग और SC B वर्ग, और SC A वर्ग और B वर्ग बना के देखिए ये आपस में लड़ते रहेंगे। और ये जो व्यवस्था है, जो समाज के अंदर ये 10% है, 10% बाकी सारी रिजर्वेशन खा रही, बाकी सारी। और हमें कह रहे हैं कि ना जी जो हमें 17% में भी एक इन्होंने रोस्टर प्रणाली के अंदर छेड़छाड़ करी। भाई रोस्टर प्रणाली, क्योंकि अटैक कैसे करा जाएगा? रोस्टर प्रणाली को डिस्टर्ब कर दो, रोस्टर प्रणाली में डिस्टर्ब कर दिया, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में डिस्टर्ब कर दिया, दोनों में डिस्टर्ब कर दो। दोनों में डिस्टर्ब करने से नई नौकरियां, और दूसरा धीरे 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 ऐसी स्कीम बनाई गई कि इन्होंने कि परमानेंट पोस्टें को खत्म करते चलो, परमानेंट पोस्टें धीरे धीरे खत्म होगी। परमानेंट पोस्ट खत्म हो जाने का, मैं दिल्ली में गवर्नमेंट एडवोकेट हूँ, तो गवर्नमेंट एडवोकेट एक दिन हम बैठे हुए थे तो पता चला SDM ने ताला लगा रखा ऑफिस के बाद। मैं गया तो मैंने कहा SDM ताला क्यों है? नहीं तो सुनील जी यहाँ पे केवल 2 बंदे हैं जो रेगुलर हैं, एक मैं SDM हूँ, एक मेरा तहसीलदार है, और सारे के सारे सिविल डिफेंस के बंदे हैं। और उस टाइम केजरीवाल के साथ जो लड़ाई चल रही थी LG की, उन्होंने जितने सिविल डिफेंस में थे सारे के सारे वापस कर दिए थे। पूरे ऑफिस में 2 आदमी, और ताला लगा के मार्केट पे बैठ गए कि यार काम तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉइज नहीं है। ये इतनी बुरी व्यवस्था आजकल देखने को मिल रही है। मुझे हरियाणा का नहीं पता, हरियाणा में भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट चल रही है, वो जानबूझ के प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि रेगुलर के अंदर रिजर्वेशन देनी पड़ेगी आपको, रेगुलर के अंदर रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। और रिजर्वेशन का जो चैप्टर है वो बंद करना चाह रही है, वो केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन को देना चाहिए। जो 334 में कभी भी आपने पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए कोई सड़कों पे लड़ाई नहीं देखी होगी, कभी भी नहीं देखी होगी लड़ाई।
लेकिन जैसे ही 10 साल पूरे होते हैं ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल आता है और उसको अगले 10 साल के लिए लागू कर दिया जाता है। और अब संस्थाएं को, क्योंकि अगर गवर्नमेंट रहेगी जहां पे वहीं पर रिजर्वेशन है, फिर उन्होंने इसके ऊपर अटैक करना शुरू करा संविधान के ऊपर, क्योंकि आर्टिकल 16 के तहत तो हमें एम्प्लॉयमेंट है, इन्होंने कहा जिसको प्राइवेट कर दिया। पीपीपी का एक नया मॉडल लेके आए और उस पीपीपी के मॉडल के तहत इन्होंने सारे जो डिपार्टमेंट है उनका प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। अब प्राइवेटाइजेशन के अंदर तो लाला की नौकरी है, लाला की नौकरी में तो रिजर्वेशन की व्यवस्था है। तो धीरे धीरे इन्होंने ये जो हम कांग्रेस को अच्छी कह देते हैं, ये कांग्रेस के बीज बोए थे, जो सबसे पहले जो इसका जो जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन जो शुरू करा वो कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुआ था। और जो आज हम सामने देख रहे हैं, इसके माध्यम से सबसे ज्यादा बीजेपी के अंदर वो पूरा सामने दिखाई दे रहा है, उसके रिजल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो जो उन्होंने बीज बोया था प्राइवेटाइजेशन का, किस ढंग से ये प्राइवेट होता चला गया। तो ये अब बामसेफ को अचानक से कैसे हुआ? ये बामसेफ क्योंकि लगातार इसके ऊपर जो हमारे सामाजिक मुद्दों के ऊपर काम करती रहती है। 2018 के अंदर जब भारत के संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, तो उसके बाद ये और भारत के नागरिक साइलेंट रहे थे, कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके बाद बामसेफ ने इस प्रोग्राम को, इस संविधान को घर घर के अंदर पहुंचाने की कोशिश करी, घर घर के अंदर इसको पहुंचाने, क्योंकि जब तक हम इस संविधान को नहीं समझेंगे, जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। अब भारत के जो